हेलो बच्चों, क्लिनिकल रिसर्च इंडस्ट्री में कोर्स करने के बाद भी या फॉर्मल ट्रेनिंग लेने के बाद भी बहुत सारे बच्चों को जॉब नहीं लगता है या नहीं लग रहा है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? ऐसे हमारे पास तो कमेंट्स आ रहे हैं। आज का ये वीडियो हम इसी प्रॉब्लम को लेके बना रहे हैं। जो भी बच्चों को क्लिनिकल रिसर्च इंडस्ट्री में एंट्री करने के लिए बहुत मुश्किल हो रही है या वो एंटर नहीं हो पा रहे, उनके लिए ये वीडियो है। और ये वीडियो अगर एंड तक देखोगे तो आप अपना प्रॉब्लम और सॉल्यूशन दोनों समझ पाओगे। तो आज हम ऐसे एक स्टूडेंट से मिलने वाले हैं जिन्होंने फॉर्मल ट्रेनिंग लिया है बट अभी तक वो क्लिनिकल रिसर्च इंडस्ट्री में एंटर नहीं कर पा रहे। हेलो मैम, मैं अपने आप को थोड़ा इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी। मैंने B.Pharm किया है बिफोर 2 इयर्स और उसके बाद मैंने एक PGDCR का कोर्स किया है 6 महीने का। लास्ट 6 मंथ से मैं सर्च कर रही हूँ जॉब्स के लिए और मैंने बहुत सारी जगह अप्लाई भी किया है फॉर डिफरेंट प्रोफाइल्स, बट स्टिल मुझे जॉब नहीं मिल रहा है कहीं पे। मैं नहीं मानता। तो मुझे जानना है कि इसका क्या सोल्यूशन है। अच्छा, मुझे क्या बता सकते हो ड्यूरिंग द आपका जो PGDCR कोर्स है, आपने उसमें क्या क्या चीजें सीखी है क्लिनिकल रिसर्च इंडस्ट्री के बारे में? मैम, जैसे कि कोर्स में हमको सिखाया गया था क्लिनिकल ट्रायल मैनेजमेंट के बारे में, फिर क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट भी था, फिर और भी कुछ सब्जेक्ट्स थे जैसे SAS था, ETMF भी था। तो ये सारा हमने पढ़ा था उसमें और मैंने इसी इंडस्ट्रीज में फिर अप्लाई किया है। मैंने CTM प्रोफाइल में भी अप्लाई किया है, डेटा मैनेजमेंट में भी अप्लाई किया है, बट मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्सेस नहीं आ रहे। अच्छा, अभी तक आपको कोई भी रिक्रूटर से कोई भी इंटरव्यू आपका कंडक्ट नहीं हुआ है? नो मैम। तो आपको ये पता है क्या क्लिनिकल रिसर्च इंडस्ट्री में कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं और कौन कौन से जॉब प्रोफाइल्स रहते हैं? ऑर्गेनाइजेशंस का इतना मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन कुछ प्रोफाइल्स मुझे पता है, जैसे क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर का प्रोफाइल होता है या फिर सेफ्टी ड्रग एसोसिएट का एक प्रोफाइल होता है, बट बहुत ज़्यादा आइडिया मुझे नहीं है इस बारे में। देखिए, आपने क्लिनिकल रिसर्च का कोर्स किया बट आपको ये नहीं पता है कि क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कौन से है और कौन सा ऑर्गेनाइजेशन कौन सी सर्विस प्रोवाइड करता है। उसके लिए फ्रेशर, एज आप फ्रेशर हो तो आप किस जॉब प्रोफाइल के लिए अप्लाई करोगे? मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि आप मिसमैच जॉब प्रोफाइल के लिए अप्लाई शायद कर रहे हो। अच्छा, मुझे बताइए अभी तक आपने कौन कौन से जॉब प्रोफाइल के लिए अप्लाई किया है? मैंने मैम CRC के लिए अप्लाई किया था और मतलब बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में CRC के लिए ही अप्लाई किया था और फिर डेटा एनालिस्ट के लिए भी अप्लाई किया था। मुझे ये बताइए, क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होता है? जो प्रोफेशनल स्किल्स अगर मैं आपको हायर करना चाहूंगी एज क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर, तो कौन से वो प्रोफेशनल स्किल्स है जो आप अच्छे से जानते हो? एटलीस्ट आपने, ऑब्वियस आप फ्रेशर हो तो आपने वो काम तो नहीं किया बट आप जानते हो, सो दैट जब आप ज्वाइन करोगे आपको थोड़ा सा प्रोजेक्ट ट्रेनिंग मिलेगा और आप वो काम कर पाओगे। हाँ, मुझे ऐसा ओवरऑल आइडिया तो नहीं है कि क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगे, पर जितना मुझे पता है कि मुझे डॉक्टर्स के साथ बात करनी होगी या फिर पेशेंट्स के साथ बात करनी है और कुछ डेटा मैनेज करना है, बस मुझे इतना ही आइडिया है। अच्छा, आपने स्क्रीनिंग, रैंडमाइजेशन, सोर्स डॉक्यूमेंटेशन, इसेंशियल डॉक्यूमेंट, EC डोजियर, ये वर्ड सुने हैं? नो मैम। सो मुझे बताइए, ये बेसिक जॉब रोल होता है क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर का। अगर आपको ये नहीं पता है और आपने B.Pharm करने के बाद ये कोर्स किया एंड आप सर्च कर रहे हो, सो कोई भी एक हॉस्पिटल है या फिर साइट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो CRC के जॉब के लिए आपको हायर करेगा एंड आपको अच्छा सैलरी वो देना चाहता है, तो एटलीस्ट वो ये सोचेगा कि जो कैंडिडेट है जब ज्वाइन करेगा उसको स्क्रीनिंग वर्ड का मतलब पता होना चाहिए, उसको रैंडमाइजेशन का मतलब पता होना चाहिए, उसका प्रोटोकॉल अंडरस्टैंडिंग कैसे होता है ये पता होना चाहिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपने कोर्स किया है बट ये जो प्रैक्टिकल अप्रोच होता है जिसको हम बोलते हैं केस स्टडीज बेस्ड सिलेबस होना चाहिए, वो प्रैक्टिकल अप्रोच आपको नहीं मिला है
थेरोटिकली अपने बस जो होता है ना, अभी जैसे बहुत सारे B.Pharm के बच्चे ये बोलते कि मैम हमने क्लिनिकल रिसर्च सब्जेक्ट पढ़ा है, तो मैं उनको बोलती हूँ आपने क्या पढ़ा, तो मैम फेजेस होते हैं, 4 फेजेस का वो डेफिनेशन बताते हैं, क्लिनिकल रिसर्च का डेफिनेशन बताते हैं। तो ये क्लिनिकल रिसर्च इंडस्ट्री नहीं है, या ये रिक्रूटर्स नहीं देखते हैं जब भी कोई कैंडिडेट को हायर करते हैं। एंड जब आपने कोर्स किया है तो ऑब्वियस रिक्रूटर्स के भी एक्सपेक्टेशंस थोड़े बढ़ जाते हैं कि हाँ ये कैंडिडेट अगर मैं हायर करता हूँ तो ये मेरे लिए ये काम करेगा। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़े अब जैसे एक CV आपको बहुत अच्छा बनाना चाहिए। जैसे अगर आप क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर के लिए CV बनाते हो तो आपका उसमें प्रोफेशनल स्किल्स अलग होंगे। अगर आप ड्रग सेफ्टी एसोसिएट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका CV अलग होगा। उसके बाद कब आपको कौन से डेजिग्नेशन के लिए अप्लाई करना है ये आपको पता होना चाहिए। तो मैं अभी ये सजेस्ट करूंगी कि CV बनाइए आप क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर के लिए। दूसरा, आप प्रोफेशनल स्किल्स को थोड़ा ब्रश अप कीजिए, आपका जो भी इंस्टीट्यूट आपको पढ़ाया है। तीसरा, आपको अभी कहीं भी एज ए इंटर्न ज्वाइन करना चाहिए, मतलब फर्स्ट आपका 1 और 2 मंथ्स फोकस ये होना चाहिए लर्निंग। जो प्रोफेशनल स्किल्स में थोड़े से लैकुनाज मुझे दिख रहे हैं तो आप वो ब्रश अप घर में बैठ के तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको कोर्स में सीखनी चाहिए थी, बट अब कोर्स तो कंप्लीट हो चुका है। तो आप क्या करोगे, अप्लाई करते हो आप पहले देखोगे कौन सा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, वहाँ पे क्लिनिकल ट्रायल्स, जैसे आपने CV भेजा पता चला वहाँ ट्रायल्स ही नहीं होते हैं, ये भी आपको चेक करना रहेगा। दूसरा, आप जब भी CV भेज रहे हो ऐसी ही ऑर्गेनाइजेशन में भेजो जहाँ CRC जॉब प्रोफाइल होता है। आप कोई IT कंपनी में आपका CV भेजोगे या CRO में, वहाँ CRC के लिए तो कोई जॉब रोल नहीं रहेगा या जॉब प्रोफाइल नहीं होता। तो आपको ये 3-4 चीज़ें, फर्स्ट CV, सेकेंड थिंग लर्निंग पे फोकस, प्रोफेशनल स्किल्स जो होता है उसको ब्रश अप करना है। थर्ड, आपको एज ए इंटर्न कहीं भी ज्वाइन करना है, 2 विदाउट पे रहेगा, क्योंकि अभी आप किसी के काम में कुछ भी नहीं आ रहे हो। तो वो ये 3 चीज़ें आप करो। एंड देन आपको फोर्थ क्या करना है, एक प्रॉपर CV बनाना है CRC के लिए, और ऐसी जगह अप्लाई करना है जहाँ पे CRC जॉब प्रोफाइल होता है। तो CRC जॉब प्रोफाइल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एंड साइट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन में आपको मिलेगा। वहाँ से आप शुरू करके जब आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मुझे अब ये इंडस्ट्री के बारे में कुछ पता है, नॉलेज, मुझे अलग अलग जॉब प्रोफाइल्स पता है, तो फिर आप ETMF में जा सकते हो, देन फार्माकोविजिलेंस में जा सकते हो, रेगुलेटरी में जा सकते हो। तो थोड़ा आपको, और ये आपको खुद समझना है कि आपको 6 महीने लगेंगे, 2 साल लगेंगे, अकॉर्डिंगली दैट आपको, या फिर CRC के बाद भी आप उस ऑर्गेनाइजेशन में अपना हायर हायरार्की, अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है तो डेफिनेटली वो ऑर्गेनाइजेशन भी आपको अंडरस्टैंड करेगा और आपको आगे प्रमोट करेगा। तो एज ए CRC भी आप ग्रो कर सकते हो, या फिर आपको लगता है कि नहीं तो आपको पहले जॉब प्रोफाइल, अभी आपको जॉब प्रोफाइल्स के रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही नहीं पता है, तो जब तक आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से नहीं समझती है तब तक आप ग्रो नहीं कर सकते। क्योंकि बहुत मैक्सिमम टाइम क्या होता है, जब भी बच्चे आते हैं CRC क्या है ये नहीं पता, उसके बाद क्या होता है वो नहीं पता। आपको क्या करना है, आपको कौन सा स्किल्स नहीं है, लाइक जैसे सॉफ्ट स्किल्स भी होते हैं, कोऑर्डिनेशन है, मल्टीटास्किंग है, टाइम मैनेजमेंट है, इंग्लिश कम्युनिकेशन है, ईमेल राइटिंग्स है, ईमेल एटिकेट्स है, स्टोरी टेलिंग या सोर्स डॉक्यूमेंटेशन के लिए नरेशन या नरेटिव राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए टेंस वगैरह भी आना ज़रूरी है। अगर आपको हर चीज़ पास्ट टेंस में लिखनी है और आप फ्यूचर में लिख रहे हो, दैट आल्सो नॉट एक्सेप्टेबल। तो ये छोटी छोटी चीज़ों पे आप वर्कआउट करोगे तो डेफिनेटली आप खुद ही कॉन्फिडेंट फील करोगे और अपने आप ग्रो करोगे इस क्लिनिकल रिसर्च इंडस्ट्री में। होप सो आपको सॉल्यूशन मिल गया होगा। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। बच्चों, इस वीडियो के जरिए मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि फ्री जॉब टाइप का कुछ भी नहीं होता है। अगर आपने एडमिशन जस्ट 100% प्लेसमेंट के कारण लिया है तो आप डेफिनेटली ये इंडस्ट्री में नहीं, ये दुनिया में ही स्टक हो जाओगे। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि प्रिपरेशन ही एक जरिया है जो आपको आगे लेके जा सकता है। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। और क्या क्या प्रिपरेशन करना चाहिए क्लिनिकल रिसर्च इंडस्ट्री में जॉब पाने के लिए या क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर का जॉब पाने के लिए, तो आपको ये वीडियो के जरिए डेफिनेटली समझ में आया होगा।